मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इतिहास के पन्ने खंगाले जा रहे हैं। बुधवार को दिग्विजय सिंह के बयान के बाद अब सिंधिया का ये ट्वीट सामने आया है। दिग्विजय ने सन 1857 याद किया तो सिंधिया ने सन 47 से बात शुरू की। इस पूरी सियासत के तार शुक्रवार को होने जा रही प्रियंका की सभा से जुड़े हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का ग्वालियर दौरा कई मायनों में खास है। एक तरफ तो सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की उन्हें घेरने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ महिला वोटर्स वाला समीकरण भी अपने आप में अहम है। लेकिन उससे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। सिंधिया जी का गढ़ रहा है ग्वालियर और सर ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही है, सर क्या फर्क पड़ने वाला है इस बार चुनाव में? एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब किसे घर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब किसे घर जाएगा। यानी साफ है कि महिला वोटर्स के समीकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सजग है। कांग्रेस जहां आदिवासी और दलित वोटर्स वाले इलाकों में राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को उतारेगी, तो शहरी इलाकों में महिलाओं को साधने प्रियंका गांधी मोर्चा संभालेंगी। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 5 गारंटियों के अलावा प्रियंका के दौरे में कोई बड़ा ऐलान भी संभव है जो महिलाओं से जुड़ा हो सकता है। इधर लाडली बहना योजना जैसी गेम चेंजर स्कीम लाकर बीजेपी पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है और रक्षाबंधन के आते आते बीजेपी एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में दिख रही है। वहीं प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। एक इटालियन संस्कृति से ये उपजा हुआ परिवार, जिसने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति की, आज उनके डीएनए को वीरांगना लक्ष्मीबाई के डीएनए से जोड़ना हमारे बलिदानियों का अपमान है। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस का मूल डीएनए जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, जिसमें डी से डायनेस्टिक, जिसमें एन से नेपोटिज्म और ए से अपीजमेंट है। यही कांग्रेस का मूल डीएनए है। प्रियंका के एमपी दौरे से सियासत नई दिशा लेती नजर आ रही है। बात डीएनए तक जा पहुंची है। कांग्रेस रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और प्रियंका का एक ही डीएनए बता रही है, तो बीजेपी ने इटालियन मूल का मुद्दा फिर छेड़ा है। कुल मिलाकर चंबल में छिड़ रही इस जंग का असर पूरे एमपी पर देखने को मिलेगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस बार बार इतिहास याद दिला रही है? सवाल नंबर 2, प्रियंका के जरिए चंबल में एससी और ओबीसी वोट साधने की भी कोशिश है। सवाल नंबर 3, महिलाओं को साधने के लिए प्रियंका ही कांग्रेस का चुनावी चेहरा नमस्कार, होंगी। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चंबल से मिलेगी चाबी। क्या वाकई मिलेगी चाबी? लेकिन इस चाबी को हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच की ये जंग कहां तक पहुंचेगी? और कई बार इसी कड़ी में ये भी हम देखते हैं कि चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, नेताओं का महिमा मंडन चरम पर पहुंच जाता है और ये जनता के कितने गले उतरता है ये तो जनता ही जानती है और वो अपने जनादेश के ज़रिए बताती भी है। लेकिन पार्टियां ये समझती हैं कि ये एक बड़ा अहम काम है, जबकि इससे कितना लाभ होता है, जैसा हमने कहा कि ये जनता ही जानती है। क्योंकि अगर आप जनता के मानस को प्रभावित करना चाहते हैं तो पार्टी की प्रशंसा या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रशंसा कितनी कारगर होगी। हमें तो लगता है कि मुद्दे और जनता से जुड़े मुद्दे और जनता के मन और भावना को छूने वाली जो बातें हैं, अगर आपके पास उनकी भरमार है, बहुतायत है, तो निश्चित तौर पर आपका काम यानी राजनीतिक दलों का काम सफल होता है। लेकिन अब यहाँ बात हो रही है कि डीएनए लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ है, तो 1857 की बात भी हो रही है। तो ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये तो देश को बांटने वाली पार्टी है कांग्रेस। 47 में जो भारत पाकिस्तान बने इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। तो ये तमाम बातें जिनका 2023 से कितना संबंध है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन राजनीति है, सियासत है और सियासत में जो ब्रेन्स हैं, जो मस्तिष्क हैं, वो जो सोचते हैं उन्हें लगता है कि वही सबसे जनता के मन को छूने वाली बात है। आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि प्रियंका गांधी के दौरे की पूर्व संध्या पर ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय भी है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के
सीनियर लीडर डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। संदीप जी, आपने देखा ही है, कई चुनाव आप देख चुके हैं, विधानसभा लोकसभा के, और जब राग प्रशंसा छिड़ता है तो फिर क्या बात है। और यहाँ भी आपने देखा कि किस किस तरह के दावे, किस किस तरह के आरोप एक दूसरे के खिलाफ छिड़ गए हैं। प्रियंका गांधी जब आती हैं तो बीजेपी में हलचल होना स्वाभाविक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या जेपी नड्डा आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से वार होते हैं। बहरहाल, आप किस तरह देख रहे हैं प्रियंका गांधी के दौरे को, और उसके पहले डीएनए, लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई से जोड़ने की कोशिश, विभाजन के लिए जिम्मेदार कांग्रेस जी, तमाम आरोपों की भरमार है जी। शरद जी, राजनेताओं के लिए नेताओं, अपने मुख्य नेताओं को खुश करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। आराध्य भगवान को खुश करता है, उसकी प्रशंसा के गीत गाता है, आरती करता है, लेकिन राजनेता अपने नेता के गीत गाते हैं, वो अलग अलग तरह से हैं। हमने सब दौर देखे हैं। जब राजा हुआ करते थे तो दूसरे तरह के लोग होते थे जो बजा के गाते थे, कविताएं करते थे। वही दौर है लगभग, क्योंकि उनके लिए वो राजा है और वो अपने को नीचे मानते हैं, वो कैसे भी खुश हो जाए, इसलिए इस तरह के बयान आते हैं। जहाँ तक आपने प्रियंका गांधी के दौरे की बात की शरद जी, प्रियंका गांधी उस इलाके में आ रही हैं जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार का प्रभाव है। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका और राहुल के बहुत करीब हुआ करते थे, इसलिए इस दौरे के बड़े मायने हैं। क्या सिंधिया को लेके कोई बात कहेंगी प्रियंका, या प्रदेश की जनता को लेके कोई बात कहेंगी प्रियंका? चंबल ग्वालियर वो इलाका है जिसके जरिए ही कांग्रेस की सरकार गिरी थी। 34 सीटें थी। जब 18 का चुनाव हुआ तो 26 कांग्रेस जीती, 7 बीजेपी जीती थी। 20 में स्थितियां बदल गईं। जिन 16 स्थानों पर चुनाव हुए थे उनमें से 9 बीजेपी जीती और 7 कांग्रेस। आज स्थिति लगभग बराबर की है दोनों राजनीतिक दलों की। सिंधिया के प्रभाव को कम करना कांग्रेस के एक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। वो पूरी जान लगाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि सिंधिया का प्रभाव उनके इलाके में कम हो जाए, और प्रियंका गांधी के इस दौरे को उस तरह से भुनाने की कोशिश भी हो रही है। क्या वाकई में प्रियंका का असर होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि प्रियंका में लोग, या जो दलित वर्ग कह लें, ओबीसी कह लें, या सामान्य लोग, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और लोग लुभा लें उनको, ये कोशिश होगी कांग्रेस की। और मुझे लगता है कि यही प्रयास है, और प्रियंका को उस इलाके में, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी कहा है, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर प्रियंका की आमद, जैसे जबलपुर में और उसके बाद ग्वालियर में, दर्ज कराई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, रणनीति यही है कांग्रेस की कि शहरी क्षेत्रों में प्रियंका गांधी को आगे रखा जाए, आदिवासी इलाकों में राहुल गांधी जी की रैली हो, और दलित बाहुल्य वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी तरह के जो चेहरे हैं। तो हर दल अपनी अपनी रणनीति। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आप किस तरह देखते हैं? आपकी पार्टी की तरफ से ये भी बात आई है सामने कि बड़ा अपमान हुआ है, फिर विदेशी मूल का मुद्दा भी उछालने की कोशिश है। तमाम बातें हैं, लेकिन इसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा कि 2023 से इन मसलों का क्या सरोकार है। सवाल जितना मुकाबिल आपके लिए है, जितना आपके सामने, उतना ही कांग्रेस के सामने भी। जी नहीं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बात शुरू नहीं की है। ये डीएनए का जो सवाल है, ये कांग्रेस के नेताओं ने खुद ही शुरू किया है, और मैं समझता हूं कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि डीएनए का सवाल उठाएंगे तो खुद उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि लक्ष्मीबाई का डीएनए और प्रियंका गांधी का डीएनए में बहुत फ़र्क है। प्रियंका गांधी के डीएनए की बात होगी तो फिर इंदिरा जी की बात होगी, फिरोज जी की बात होगी, उनके डीएनए की बात होगी, पर्सिया के डीएनए की बात होगी, तुर्किस्तान के डीएनए की बात होगी। मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने शुरू किया है। हम इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। इस लोकतंत्र में बैकग्राउंड किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि पार्टी में राजनीति बनी रहे, ये बहुत सारे नेताओं के लिए ज़रूरी होता है, और ये राजनीति पार्टी के भीतर बनी रहे उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि गांधी परिवार का प्रश्रय उनका मिलता रहे। तो इसलिए चुनाव के मुद्दों को भूलकर, चुनाव की बातों को भूलकर, कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जैसे कोई गांधी परिवार का सदस्य चाहता है तो उसकी चापलूसी में लग जाते हैं। लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हितों के लिहाज से भी ठीक नहीं है कि सारा फोकस प्रियंका गांधी कोई बहुत स्टार कैंपेनर है इस पर लगा दिया जाए
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से प्रियंका गांधी कितनी हैं वो इस बात से समझ लें कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, उसमें यूपी की कमान लगभग पूरी प्रियंका गांधी के हाथ में थी और 80 सीटों में से 70 से ज़्यादा पे कांग्रेस पार्टी की जमानत लोकसभा में जब्त हो गई। उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी हुए। विधानसभा के चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई यूपी में। और कांग्रेस पार्टी आज प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पिछले 60-70 सालों में जब से चुनावी राजनीति शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुअर स्थिति में है। और भी महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे तो उनका सारा चुनाव का प्रचार का काम प्रियंका गांधी देख रही थी। और राहुल गांधी की इतनी बुरी हार हुई कि उन्होंने उत्तर भारत की राजनीति से पैर खींच लिया और अब वायनाड को अपना आश्रय स्थली बना लिया है। तो ऐसे में प्रियंका के कसीदे पढ़ना ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अधिकार हो सकता है, उनकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता किसी और को बरगला सकते हैं, भ्रम में रख सकते हैं। खुद भ्रम में रह सकते हैं कांग्रेस के लोग। प्रताप भानु जी, जो बातें हैं वो तथ्यात्मक हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी ने कही हैं जो बातें, हालांकि ये दलील दी जा सकती है कि बुरा समय या चुनौतीपूर्ण समय किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी संगठन के सामने आता है और वो उससे रिकवर भी करता है। जैसे बीजेपी, ये ज़रूर है कि बीजेपी नीचे से ऊपर गई है, ऊपर से नीचे नहीं आई है अभी। कांग्रेस नीचे से ऊपर गई और फिर ऊपर से नीचे भी आई है। चूँकि एक 135 साला पार्टी है तो स्वाभाविक है ये उतार चढ़ाव भी आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की दुर्गति है वो छिपी नहीं है और उसमें अभी तक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाया। आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज बात मध्य प्रदेश की है। लक्ष्मीबाई जी वीरांगना, उनके डीएनए से तुलना, थोड़ा जोश ज़्यादा होगा, इसलिए चलिए हम भी वेटेज दे देते हैं कि जोश में ये बात हो गई होगी। लेकिन ये मुद्दे जनता से नहीं जुड़ते हैं। आगे किस तरह देखते हैं आप, प्रियंका जी कितना परिवर्तन कर पाएंगी? और जब भी मुद्दे उछलें तो उसमें गंभीरता भी हो और जनता से जुड़ने का भाव भी हो। शरद जी, मैं सुन रहा था अभी दीपक विजयवर्गीय जी को। ये प्रियंका जी की तारीफ तो करेंगे नहीं, उनकी अच्छाइयां, उनकी उपलब्धियां तो बताएंगे नहीं। ये पुरानी बातें बताएंगे, 2018 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। ये नहीं देखेंगे प्रियंका के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। पूरी सरकार इनकी पलट दी, भाजपा की सरकार ही पलटी थी और कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से वहां जीती है। कर्नाटक में क्या हुआ, प्रियंका जी ने वहां नेतृत्व संभाल रखा था और पूरे भारी बहुमत से वहां की भ्रष्ट सरकार को उजागर करके रख दिया। 5 गारंटियां लोगों के दिल और दिमाग में ऐसी पहुंच गई, प्रियंका के नेतृत्व पर विश्वास किया कर्नाटक के लोगों ने और 136 सीटें वहां पर जीती हैं। इसी तरह मैं ये मानता हूं कि जैसा संदीप जी ने कहा कि प्रियंका जी के नेतृत्व में, उनके व्यक्तित्व में, उनके बोलचाल में, उनके चेहरे में लोग इंदिरा जी की प्रतिभा और इंदिरा जी के संकल्प को देखते हैं, उनके दृढ़ निश्चय को नजर आता है। इसलिए वो रिस्पांस, वो विश्वास प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में मिलता है। और ये चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने प्रतिभाशाली नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का उपयोग करते हैं। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। और जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं का प्रयोग अभी हुआ कर्नाटक में, वो आपके और हमारे दोनों के सामने है। ये आपने स्वयं देखा है कि कर्नाटक के चुनाव में कोई कसर नहीं रह गई थी भाजपा की तरफ से, पर जनता ने रिजेक्ट कर दिया। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है कि कोई कितना ही कसीदे कसता रहे, कोई कितना ही झूठ को सच बताने की कोशिश करे, पर जनता सत्यता के आधार पर और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर फैसला करती है और पुराने कामों की समीक्षा करते हुए ही वो अपना निर्णय देती है। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी के आने का फायदा होगा और विशेष तौर पर जब चंबल ग्वालियर संभाग में वो आ रही हैं, बहुत उत्साह लोगों में है। और ये कांग्रेस का गढ़ 2018 में स्थापित हो गया था जब हमने 30 में से 26 सीटें जीती थी। ठीक है, उस समय सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, पर आज सिंधिया का वो चेहरा भी लोगों के बीच में है कि गुना शिवपुरी से वो बुरी तरह हार गए। वो चेहरा भी लोगों के बीच में है कि कांग्रेस के साथ जो उनकी मातृ संस्था थी उसके साथ गद्दारी करके उन्होंने चुनी हुई सरकार को, मध्य प्रदेश की जनता के मैंडेट को धूल दूषित कर दिया और भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार के साए में उन्होंने सरकार को संदीप जी इनके नेतृत्व में बना के रख दिया। तो ये सब मैं लौटता हूं क्योंकि सामने है, जवाब मिलेगा और हम 26 प्लस सीट
आने वाले 2023 के नवंबर के चुनाव में जीतेंगे। विजयवर्गीय जी हमारे साथ दौरा कर लें, जनता के साथ उनके विचारों को सुन लें। आज जो एक चलिए सर, कांग्रेस के पक्ष में है जी, उसे और इनके प्रियंका गांधी के आने के बाद और ज्यादा बढ़ोतरी और विश्वास जनता का आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। संदीप जी, कभी इंदिरा जी को भी दुर्गा कहा गया और संयोग ये भी है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से, मूल रूप से तो जो बात कभी हमें पता चली थी, बाबूलाल गौर जी दिवंगत नेता पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया था कि ये बात अटल जी ने खुद उन्हें बताई थी कि ये संघ के प्रमुख जो थे उन्होंने बांग्लादेश जब बनने जा रहा था और जिसमें भूमिका भारत की और तत्कालीन प्रधानमंत्री की थी, तो उन्होंने कहा जाके इंदिरा गांधी से कहो कि ये दुर्गा का काम कर रही हैं और हमारा पूरा सहयोग समर्थन जो भी है उनके साथ है। तुलना होती है राजनीति में कई बार। अब दुर्गा एक बहुत बड़ा नाम था इंदिरा गांधी जी के लिए जो कहा गया, और अब लक्ष्मीबाई से तुलना की जा रही है। और इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति ऐसा लग रहा है कि आधी आबादी की तरफ काफ़ी ताकत से झुक रही है। लाडली बहना एक ऐसी योजना मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रुख बदल सकती है चुनाव का। कांग्रेस ने भी इसको भांप लिया था, इसलिए जैसे ही घोषणा हुई 1000 पर 1500 का दांव कांग्रेस ने भी चल दिया। बाद में मुख्यमंत्री जी ने धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 3000 तक ले जाने की बात की। हो सकता है कांग्रेस भी इसको फॉलो करे। आप क्या देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति में, जबकि आधी आबादी पर निगाह बीजेपी की है, कांग्रेस की है, प्रियंका गांधी भी एक बहुत महत्वपूर्ण सितारा प्रचारक कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही हैं मध्य प्रदेश में। देखिए शरद जी, आपने इंदिरा जी की बात की, दुर्गा वाली बात की, तो स्वाभाविक वो परिस्थितियां ऐसी थीं और तब के राजनीतिक हालात दूसरे तरह के थे। जी हाँ, राजनीतिक नेताओं में और दलों में दूसरे तरह की भावना हुआ करती थी, वो देश का मसला था पूरा। लेकिन आज प्रियंका गांधी का ऐसा कोई कारनामा या कहें कि उनकी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर आप इस तरह की तुलना कर सकें, वो एक अलग मसला हो गया। जहाँ तक आपने लाडली बहना और महिला आबादी की बात कही, शरद जी, मध्य प्रदेश में महिलाओं का दिल जीतने में अभी तक की हम 2007 के बाद की बात कहें तो शिवराज जी की तमाम योजनाओं ने महिलाओं को अपनी तरफ खींचा है। लाडली बहना को भी इसीलिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को पहले 23 की बात हुई थी, 23 साल से 60 साल की, फिर उसको 21 किया गया, तमाम और बाधाएं थी उन्हें खत्म किया गया। 1000 रुपये दिए जा रहे हैं और उस 3000 रुपये तक ले जाने की बात है। कांग्रेस भी इस चीज़ को समझ रही है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की महिलाओं का रुझान अगर बीजेपी की तरफ चला गया या शिवराज जी की तरफ चला गया तो चुनाव के नतीजे दूसरे तरह के होंगे। लिहाजा कांग्रेस भी उस दिशा में बढ़ रही है। मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी के दौरे को कांग्रेस, मुझे लगता है, थोड़ी सी चूक कर गई है। उससे डीएनए की बात ना करके आधी आबादी की अगर बात करती तो ज्यादा बेहतर संदेश जाता। शरद जी, मुझे लगता है कि ये अवसर कांग्रेस के लिए अच्छा था। प्रियंका जी जो घोषणा करेंगी मंच से वो एक अलग बात होगी, लेकिन कांग्रेस को प्रचारित भी यही करना था कि प्रियंका गांधी का ये दौरा आधी आबादी के लिए बहुत कुछ देने वाला होगा। वो कहीं ना कहीं चूक कर गई है कांग्रेस। आप ये बात जो है ये एक मौजूद बात लगती है, क्योंकि इसके पहले जो उनकी छवि है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे के साथ है। और जिस तरह से नारी उत्पीड़न की घटनाएं हैं और अभी पूरा देश जिसको प्रधानमंत्री खुद बहुत क्षुब्ध दिखे हैं, पूर्वोत्तर के मणिपुर से जो घटना आई है, तो उसको लेकर स्त्री सम्मान, स्त्री गौरव और स्त्री सुरक्षा का जो मसला है, और स्त्रियों को खुद अधिकार संपन्न ही नहीं बल्कि उनको कुछ इस तरह से एम्पावर करने का जो मसला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, तुलना उपमाएं नाना प्रकार की इस देश में रही हैं और हर नेता के साथ कोई ना कोई तुलना, कोई ना कोई प्रसंग जुड़ता रहा है। ख़ासतौर से शीर्षस्थ जो नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट रहे हैं या प्रधानमंत्री हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं और इंदिरा गांधी जी के साथ जुड़ी हैं। लेकिन ये सही बात है कि किसी अतिरंजना की तरफ कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। आधी आबादी की मैं बात करूं तो आप भी, जैसा संदीप जी हमारे इंडिपेंडेंट पर्यवेक्षक कह रहे थे कि शिवराज जी और बीजेपी की योजनाएं आधी आबादी को काफ़ी रास आती रही, तो आप मानते हैं कि प्रियंका जी का ये दौरा शिवराज जी की इस छवि के आगे कोई बहुत प्रभाव छोड़ पाएगा क्या? देखिए, प्रियंका जी के मैंने जिक्र किया पहले भी कि उत्तर प्रदेश में वो
महिलाओं के तमाम इशू उठाने की कोशिश कर चुकी हैं। और जैसा आपने भी जिक्र किया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस मुद्दे पे उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में उन्होंने विधानसभा चुनाव में आधे टिकटों को महिलाओं को देने की बात की और वो टिकट दिए भी, लेकिन स्थिति हुई कि सारे ज़्यादातर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के, उनकी जमानत जब्त हो गई और ऐतिहासिक हार। उत्तर प्रदेश में 70-80 सालों में, मतलब स्वतंत्रता के पहले चुनाव जो विधान हो चुके थे शुरू, उससे आज तक ऐसी बुरी हालत कभी नहीं। 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन राजनेता की जो हैसियत है उसका क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव छोड़ता है, वो वोटों से नापी जाती है। और मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश के तमाम अभियान में प्रियंका गांधी जी की वजह से एक वोट भी प्रभावित हुआ, एक वोट भी। अगर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों वोटों में एक वोट को भी प्रभावित करने की क्षमता होती तो हम मान लेते कि साहब ये मध्य प्रदेश में 10 वोट प्रभावित कर पाएंगी, लेकिन एक भी वोट प्रभावित करने की क्षमता हिमाचल और कर्नाटक की बात सारा कही। देश दे चुका है। दूसरी बात और कहना चाहूंगी, कहना चाहता हूँ इस संबंध में जी। पहली बात तो यह है कि ये कितना दावा करते रहे इंदिरा जी क्या और प्रियंका जी क्या। एक बात तो यह है कि अटल जी बहुत बड़े राजनेता थे। छोटी छोटी बातों का खंडन करना या मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था, ये बोलने की मैं नहीं समझता कि वो करते। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश युद्ध के पहले ये कहा था कि इंदिरा जी दुर्गा की तरह आगे बढ़ें और देश को जो करना चाहिए वो करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने दुर्गा कह दिया था, दुर्गा की तरह आगे बढ़े ये बात थी। लेकिन उसको किस तरह से मिस इंटरप्रिटेड कांग्रेस के नेता करते रहे, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि बड़प्पन अगर हमारे नेता ने बताया तो उसी भावनाओं में समझे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई अकबर का अक्स बहादुर शाह जफर में देखना चाहता है तो ये उनको मुबारक हो, ये उनको मुबारक हो। ये बहादुर शाह जफर हैं, अगर उसमें अकबर का अक्स देखना चाहते हैं तो देखें। प्रताप भानु जी, बीजेपी ने गहरा एक क्या कहूँ मैं उसको, आप बेहतर समझते हैं, मैं उसको कोई डिफाइन करने के प्रयास में नहीं जाऊंगा। लेकिन बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई बढ़ चढ़कर उपमा दी भी जाए तो वो अगर विपक्ष से या समीक्षक और आलोचकों की तरफ से आती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। इससे तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे। अगर खुद ही अपनी ही पार्टी की तरफ से इस तरह के जयकारे और नारे लगते हैं, बात चाहे बीजेपी की क्यों ना हो, और मैं फिर कहूँगा कि बीजेपी में भी ऐसे नारे लगे और खुद वो नारे पीछे धकेल दिए गए, जिन नेता के लिए लगे उन्होंने भी कहा नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, ये ठीक नहीं है। जी शरद जी, जो अभी दीपक विजयवर्गीय जी ने कहा, इन्होंने तो अटल जी के उस वक्तव्य को भी नकार दिया। ये तो उस राजनीतिक पार्टी के हैं कि जो अटल जी जितने एक सर्व स्वीकार किए हुए राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे, उनकी बात पे ही टीका टिप्पणी करने में नहीं चूक रहे। तो अब ये किसके बारे में क्या कह दें, इन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि अटल जी ने उस समय क्या कहा और इंदिरा जी ने किस तरह से बांग्लादेश युद्ध करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये जरा सी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं और उसका डिंडोरा पीटने लगते हैं। हमने दुनिया लेकिन अभी प्रियंका जी को कई सफर तय करने हैं, इंदिरा जी की तरह कई मोड़ हैं अभी जीवन में। प्रियंका जी को अभी बहुत मोड़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रियंका के व्यक्तित्व में, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का डीएनए है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और दोनों का व्यक्तित्व, एक का दृढ़ व्यक्तित्व, एक का आधुनिक भारत का स्वप्न, जिसने एक नई टेक्नोलॉजी लाकर देश को एक आत्मनिर्भरता की तरफ, नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नए विजन की तरफ बढ़ा दिया। ये दोनों व्यक्तित्व यदि है तो आज प्रियंका गांधी में देखने को मिलते हैं। ये बात ये नहीं कहेंगे, ये उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ये हिमाचल की बात नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमने कैसे हिमाचल जीता, ये वहां पर किस तरह से बुरी तरह हारे हैं। इन्होंने बजरंग बली जी तक का नाम लेकर आए कर्नाटक में, तब बजरंग बली जी फ्लाई करके वहां से मध्य प्रदेश में आ गए हैं। तो ये सावधान रहें, 150 प्लस सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, इन सबके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में इनके सरकार के जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, किसानों के प्रति जो दुर्भावनाएं, जनता से झूठ बोल रहे हैं और ये चुनावी जो शिगुफे छोड़ रहे हैं, इन सब का जवाब दिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संदीप जी, जब अब बीजेपी और कांग्रेस का ये बड़ा दिलचस्प वर्गीकरण है। अब कहा तो ये जाता है जहां राम है वहीं हनुमान है। अब बीजेपी के पास अगर माने राम है और कांग्रेस के पास माने हनुमान है तो ये वही जीत है जी लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु के सामने तो कोई वर्गीकरण नहीं होगा। बहरहाल बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूँगा।
कांग्रेस को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या सावधानियां बीजेपी को भी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय है जब जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। कैंपेन डिज़ाइन हो, नारे उछलें, लेकिन कोई ऐसी बात ना हो जाए कि उल्टे बांस बरेली लद जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी शरद जी, हमने पिछले चुनावों में भी देखा है कि एक नारे ने नतीजों को बदल दिया, पूरे प्रदेश के नतीजे बदले हैं। ये ऐसा समय है, और ये हम कहें कि ये जो समय चल रहा है ये फिसल पट्टी के समान है। अगर आप फिसले तो सीधे जाके गड्ढे में गिरेंगे, और ये समय है कि नारे बेहतर गढ़े जाएं, ऐसे कोई ना हो जिससे आप स्वयं कटघरे में खड़े हो जाएं, या यूं कहें कि अपने ही पैर अपनी गर्दन में फंसा लें। मुझे लगता है कि जो डीएनए की ये बात चली है ये उसी दिशा में है कि आप अपनी गर्दन में पैर फंसा रहे हैं। ये बहुत संभल के बोलने की जरूरत है। अगर दोनों राजनीतिक दल इस दिशा में बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो पिछले चुनाव में जैसे नारों ने असर डाला वैसा असर इस बार भी दिखेगा। एक शेर रद्दो बदल के साथ पेश करके इजाजत लेंगे आप सभी से। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, या ये सिर्फ एक कदम उठा था गलत चुनावे शौक में, मंजिल अगले 5 साल हमें ढूंढती रही। तो ध्यान रखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों। बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत धन्यवाद प्रताप भानु जी, धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मणिपुर बहाना, छत्तीसगढ़ पर निशाना। नमस्कार।